दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन, जो कि आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, यानी कि फ्रांसीसियों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं सूरत, पौंडीचेरी, चंदन नागौर या फिर मसूलीपट्टनम। तो जो यूरोपीय व्यापारी थे, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, तो उनमें सबसे अंत में जो है फ्रांसीसी व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और 1664 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और इन्होंने जो पहली फैक्ट्री है वो 1668 में सूरत में स्थापित की थी, जो कि पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो है इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी अपना दूसरा कारखाना लगाया था। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत रूप से मेल खाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1764 बक्सर का युद्ध, 1556 हल्दी घाटी का युद्ध, 1539 चौसा का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1757 प्लासी का युद्ध। तो आपके हिस्ट्री में जो है वॉर्स नाम का एक टॉपिक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन बनता है और यहाँ से जो है आपके इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्वेश्चन। तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1556 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो आपके 1576 यानी कि 1576 ईस्वी को हुआ था, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया गया है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत जो है वो शिवाजी के द्वारा की गई थी। गुरिल्ला शब्द जो है इसका मतलब छापामारी होता है, और ये जो है एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, स्पेनिश भाषा का ये एक शब्द है। और इसके साथ ही जो है आपको ये भी याद रखना है कि तुलुगमा युद्ध पद्धति से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलुगमा युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो मुगल बादशाह बाबर ने जो है वो तुलुगमा युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जाके आपको उसमें सिंपली रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको दोस्तों डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके वहाँ पे मेरा यूज़र नेम सर्च कर लेना है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और इसके अलावा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। तो आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सभी अपडेट्स आप लोगों को वहाँ पर मिलते रहें। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी से किसी भी कोर्स को परचेज़ करते हो या फिर किसी भी क्लास को अनलॉक करना चाहते हो, तो आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से करें, जिससे कि आप लोगों को वहां पर 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो है आप लोग किसी भी क्लास को अनलॉक कर पाओगे। तो इनकी लिंक्स भी जो है वो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिया गया है कि भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो रैयतबाड़ी, महलबाड़ी और आपके जो स्थायी बंदोबस्त हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के सेक्शन से। तो देखिए अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो जो थे वो भारत में रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ इन्होंने किया था।
और स्थायी बंदोबस्त के पश्चात, मतलब कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो उसके बाद में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व की एक नई पद्धति चलाई गई थी, जिसको हम लोग रैयतबाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस व्यवस्था में क्या होता था कि किसान को जो है भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो के द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में। और इस पद्धति को जो है मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में सबसे पहले लागू किया गया था, जिसमें कि जमींदार जो होते थे वो भू राजस्व की दर को तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, यानी कि विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं बॉम्बे गजेट, बंगाल गजेट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। तो जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा जो है 1780 में आपके बंगाल गजेट नाम का प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था, मतलब कि इसी को माना जाता है भारत का प्रथम समाचार पत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गजेट, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि भारत में जो है राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार आता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो जब उसका प्रथम सत्र था तो उसकी अध्यक्षता जो है इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपके ब्रिटिश राज्य में 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, जो कि वर्तमान में मुंबई है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी है। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो महात्मा गांधी की बुक एक लिखी गई थी जो कि काफ़ी फेमस है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी अप्रतिम नायक। तो ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इन बुक्स वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया गया है कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद या फिर अमृता प्रीतम। तो द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो हम जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था ज्ञान योग, और अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था रेवेन्यू स्टैम्प, यानी कि रसीदी टिकट, इसको हिंदी में भी ये बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जो है समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। समाजवाद की बाइबल जो है इनमें से किस पुस्तक को जाना जाता है। ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल या फिर एशियन ड्रामा।
तो दास कैपिटल जो है वो एक पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी 1867 में। और इसमें क्या है ना कि पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है। साथ में जो है इसमें मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के लिए भी इसमें उपाय बताए गए हैं। तो इस वजह से जो है इस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। और इसके लेखक का नाम भी आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके जियोग्राफी के सेक्शन का एक क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है जिसे पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। तो सूर्य के वर्णमंडल के जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको किरीट या फिर हम कोरोना के नाम से जानते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है ये मतलब सफ़ेद रंग का होता है। और कोरोना जो होता है ये सूर्य का सर्वाधिक मतलब कि विषुवत प्रदेश बोल सकते हैं, रीजन है। और इसका जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब ये जो है होता है। और पृथ्वी तल से मतलब कि ज़मीन से जो है ये किरीट को जो है हम सूर्य ग्रहण के दौरान ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या होता है। तो सूर्य जो है वो गैस का एक गोला है, हम सब जानते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है जो कि 71% होती है, हीलियम जो कि आपके 26.5% होती है, और बाकी सभी जो है वो आपके 2.5% होते हैं। और सूर्य का जो केंद्र होता है वो क्रोड कहलाता है, जिसका ताप जो होता है वो लगभग 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कितने परसेंट होता है, 71%। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह नहीं है ना। तो ऐसा ग्रह जिनकी संरचना जो है वो गैस से हुई है, यानी कि जो गैस से निर्मित हुए हैं उसे गैसीय ग्रह कहा जाता है। और इस ग्रह में क्या होता है कि कोई भी ठोस सतह नहीं होती जैसा कि पृथ्वी पर है, ठीक है। और गैसीय ग्रह की अगर बात करेंगे तो गैसीय ग्रह कौन से हो जाएंगे, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब जो है वो गैसीय ग्रह हैं। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और मंगल जो है ये एक गैसीय ग्रह नहीं है। तो इस वजह से ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं गोलार्ध, ध्रुव, देशांतर या फिर अक्षांश। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की जो कोणीय दूरी को मापने वाली रेखा होती है उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं या फिर अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अक्षांश रेखा। और दोनों ध्रुवों को छोड़कर के जो है इनकी कुल संख्या मतलब कि 179 है। ये भी आपको याद रखना है, कुल संख्या इनकी जो है वो 179 है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको दिया गया है कि 66.5 डिग्री अंश जो है उसका उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है। 66.5 डिग्री अंश का उत्तरी अक्षांश जो होता है वो आपके क्या दिखाता है या फिर क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त। तो भूमध्य रेखा में जो उत्तर में जो आपके 66.5 डिग्री ये अक्षांश को जो है हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और दक्षिण में जो 66.5 डिग्री अक्षांश है उसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी अक्षांश का पूछा गया है तो उत्तरी अक्षांश वाले को बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, और अगर दक्षिण वाले को पूछा जाता तो यहाँ पे हो जाता अंटार्कटिक वृत्त, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके भूमध्य रेखा में उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको हम लोग कर्क रेखा, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको हम लोग मकर रेखा के रूप से भी जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, और अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हर वीडियो में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो किस उपन्यास से परिलक्षित हुआ है, यानी कि इन विच नॉवल डिड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फीचर। ऑप्शंस दिए गए हैं देवी चौधरानी, ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ,
ऑप्शन नंबर सी दुर्गेश नंदिनी या फिर ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, मैथ, वो हम जो है आपके 4-5 दिनों के अंदर शुरू कर देंगे और आपको जो है कंटिन्यू क्लासेस अब से मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आप लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। और असिस्टेंट कमांडेंट की भी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके 2-4 दिन में शुरू भी हो जाएंगे। तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।